बीए प्रोग्राम एस12 फिफ्थ सेमेस्टर इतिहास का पेपर है। नाम है इशूज़ इन द 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1। यूनिट 1 हम अपनी पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अब है यूनिट 2। यूनिट 2 में इकाई 2 में 2 प्रश्न हैं, यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का दौर और परिणाम। पहला चैप्टर है इकाई 2 का। इससे जो प्रश्न आएगा आपका प्रश्न सीधा है इससे, यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम निकला, या प्रथम विश्व युद्ध का यूरोप और विश्व में क्या प्रभाव देखने को मिला, क्या परिणाम रहे, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तो आना ही आना है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या रिजल्ट रहा, क्या 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 घटनाएं घटित हुई, ये सब। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। 2 ग्रुप में लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये थे, जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान ये लोग शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सबसे पहली घटना थी वो सेलिफेन योजना। सेलिफेन योजना फ्रांस के विरुद्ध वहाँ के जो कमांडर थे जर्मनी के, सेलिफेन, उन्होंने योजना तैयार की थी। उनकी ये योजना थी कि फ्रांस को जंग में आने से पहले तैयार होना होगा उसकी सेना को, और उसकी तैयारी से पहले ही हम फ्रांस में घुसकर हमला कर सकते हैं, ताकि फ्रांस को ये मौका ही ना मिले कि वो जंग में ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके। इसी योजना को सेलिफेन योजना कहते हैं। और ये एक तरीके से किलेबंदी की तरफ थी कि फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया जाए, उसकी पूर्वी सीमाओं पर भी, उसकी दक्षिणी सीमाओं पर भी। इसी योजना के साथ जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में कूदता है और इसी योजना को सेलिफेन योजना कहा गया। देखिए, प्रश्न जो है ना आपका प्रथम विश्व युद्ध का दौर और परिणाम, इससे रिलेटेड ही आने वाला है, क्योंकि सिलेबस में भी यही है, तो आप इसी पे ज़्यादा फोकस करें। तो इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, अगला जो टॉपिक रहा, या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अगला टॉपिक है कि और दूसरी क्या घटना घटित हुई, तो वो है, दूसरी घटना है यूरोप में लड़ाइयाँ। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाइयाँ विश्व के विभिन्न भागों में लड़ी गई। संघर्ष और हत्याओं का नंगा नाच हुआ। यूरोप में ही नहीं, यूरोप के बाहर भी ये जंग रही। फ्रांसीसी सेना एल्सेस लॉरेन में जो पूरी तरीके से हारी। जर्मन का कब्जा एल्सेस लॉरेंस जैसे इलाकों पर हुआ फ्रांस के। उसके अलावा ब्रिटेन सेना के पीछे हटने से फ्रांसीसी सेना जर्मन सेना से माने की लड़ाई से में मिली। इसके अलावा देखा जाए तो जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा बाद में। तो बहुत सारी जंग हुई, कम से कम 4 सालों तक चला। एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ एक लंबा संघर्ष देखने को मिला पूरे यूरोप में। ये बात आप लिखेंगे, यूरोप में जो लड़ाइयाँ हुई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इसके अतिरिक्त यूरोप के बाहर भी युद्ध हुआ। 1916 में तुर्की शासन से अरब देशों की आज़ादी की हिमायत का ढोंग करने पर ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 में साइकेस-पिकॉट समझौते पर साइन किया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय आवास की स्थापना का भी वादा किया था, जहां पे जर्मन उपनिवेश को लेकर यूरोप के बाहर लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का एक तरीके से सबका अपना उपनिवेश था और इन सेनाओं के मध्य युद्ध जारी रहा। उसकी वजह ये थी अफ्रीका क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि ये एक दूसरे के उपनिवेश पर कब्जा करना चाहते थे। तो यूरोप के बाहर भी हमें जंग देखने को मिलता है। तो आप ये भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की घटना लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है, यूरोप में गतिरोध। यूरोप में गतिरोध में 1916 में जर्मनी ने ब्रुदुन के आसपास फ्रांसीसी किलों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। फ्रांसीसी हर कीमत पर ब्रुदुन को बनाए रखने के लिए तैयार थे। इसकी क्षति फ्रांसीसी मनोबल के लिए सशक्त तौर पे था, क्योंकि उसके किले का गिरना उसके लिए मनोबल गिरा चुका था। और यही नहीं, फ्रांसीसी सेना बहुत बुरी तरीके से हार की कगार पे थी। तकरीबन 3,15,000 जानें खो चुकी थी। 90,000 लोग अकेले वहाँ मारे गए थे। मृतकों का जैसे पहाड़ खड़ा हो गया हो। जर्मनों को भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं झेलना पड़ा। जर्मनी में भी 2,81,000 हताहत झेलने पड़े थे। तो युद्ध का तो परिणाम आप देख सकते हैं कितना भयानक था। यूरोप में भी जर्मनी और फ्रांस दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये दौर रहा संघर्षों भरा। इसके अतिरिक्त अगर हम अगली बात करें, अगला जो आप टॉपिक इसमें डालेंगे वो है आपका युद्ध के समापन चरण। 1917 में 2 बड़ी घटनाएं। देखो, ये इस प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक पार्टी का जब रूस में कब्जा होता है
रूसी क्रांति की वजह से आप कह सकते हैं रूस कमज़ोर पड़ा और रूस सबसे पहले इस जंग में हटने वाला था, क्योंकि वो बुरी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था। वो अपने क्षेत्र भी गंवा बैठा था, बड़े पैमाने पर सैनिक घटनाएं भी उसके यहाँ बेहिसाब हुई थी। तो युद्ध में रूस सबसे पहले हटा, उसके बाद ही जाकर कोई अन्य देशों को पीछे हटना पड़ा। और इस युद्ध में एक और बड़ी घटना हमें देखने को मिली कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी प्रवेश होता है। 1917 में जर्मन पर युद्ध घोषित कर दिया अमेरिका ने। देखिए, अमेरिका फ्रांस को बचाने के लिए इस जंग में नहीं आया था। अमेरिका का मकसद था इस युद्ध में ब्रिटेन को बचाना, क्योंकि वो ब्रिटेन का सबसे करीबी था। वो ब्रिटेन की तरफ से आया और अमेरिका के पास ऑलरेडी गोला बारूद दुनिया भर के थे। तो उसके आने से कह सकते हैं कि जंग जैसे ख़त्म सी हो गई, क्योंकि अमेरिकी पनडुब्बियों का तो कोई जवाब ही नहीं था। तो अमेरिका के आने की वजह से ये जंग जर्मनी हारा, जो कि जीत रहा था। 1917 में रूस का हटना, 6 लाख रूसी सैनिकों का मारा जाना, बोल्शेविक पार्टी का वहाँ पे आना, बोल्शेविक पार्टी द्वारा रूस में संघर्ष को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। और इसे महान युद्ध का नाम भी इसीलिए दिया गया है, देखेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त रूस के पीछे हटने के बाद देखा जाए तो अगली जो सबसे बड़ी घटना यहाँ देखने को मिली कि प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध का जो अंत हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत रहा, सैन्य विद्रोह मौजूदगी के दर्ज के बाद रूसी सम्राट का पतन हो चुका था। असंतोष चारों तरफ था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी में हड़तालों की लहर आ गई थी। थल सेना और नौसेना में विद्रोह की झड़ी लग गई थी। इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं युद्ध का अंत हुआ और अमेरिका के दखलंदाजी के बाद भी कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन इसके परिणाम बहुत सारे निकले। परिणामों में सबसे पहला मानव जीवनों का विनाश, बेहिसाब मौतें हुई। 650 लाख सैनिक लामबंदी हुए थे, 420 लाख सेना हताहत हुई थी, 220 लाख हताहत हुए। युद्ध में क्रूरता, जिसे मानव क्रूरता कहते हैं ना, वो सब देख सकते हैं यहाँ पे आप परसेंट। इसकी सबसे बड़ी मार ऑस्ट्रिया और हंगरी को झेलना पड़ा 90%, रूस को 76%, फ्रांस को 71%, जर्मनी में 68% आप मानव जीवन की क्षति को आप देख सकते हैं। इसका बहुत ही कम असर अमेरिका को देखना पड़ा, लेकिन मानव जीवन की क्षति तो क्षति है, वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिली। ये सदमे भरे आंकड़े आप देख सकते हैं। मानव जीवन के विनाश के अतिरिक्त अगर हम देखें, दूसरा था सांस्कृतिक सामाजिक परिणाम। एक तो महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, ये सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। महिलाओं को संसदीय मताधिकार प्राप्त हुए। युद्ध को राष्ट्रीय प्रयास की अपेक्षा आधुनिक युद्ध कौशल में बदलने की तरफ सेना का अग्रसर होना। इसके अलावा सेना भर्ती ने श्रमिकों की कमी उत्पन्न कर दी। पूरे यूरोप में श्रमिकों की कमी हो गई। कारखाने, दुकानें, कार्यालय सब बंद होने लगे। उद्योग धंधे चौपट हो गए। समानता कह सकते हैं कि इसके ज़रिए आने का प्रयास हुआ। तो कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक दोनों प्रभाव हुए हैं, देखेंगे। आर्थिक प्रभाव में आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति आसमान पर पहुंच गई, महंगाई आसमान छूने लगी, लागत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगे। कंपनीज़ जो थी वो बेहिसाब महंगाई को ऊपर उछाल चुकी थी। मतलब एक तरीके से कि इस युद्ध की वजह से बजट काफ़ी बढ़ चढ़ गया। आर्थिक स्थिति को पूरा करना था, हम देख सकते हैं। राजनीति में आप कह सकते हैं कि वंशानुगत निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था खत्म होने लगी। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे लोगों की मनस्थिति में बदलाव आया। लोग लोकतंत्र साम्यवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहते थे। लोग अब राजतंत्र के खात्मे की बात करने लगे। ये सब घटनाएं आप देख सकते हैं। प्रजातंत्र को प्रोत्साहन मिला, ये सब देख सकते हैं। उपनिवेश के खिलाफ आवाज़ उठी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, आप ये भी देख सकते हैं। तो ये सब परिणाम हम देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध का। ये सब आपको परिणाम के आंसर में लिखना है। अगला परिणाम है पर्यावरणीय प्रभाव, जिसमें पर्यावरण में आप देख सकते हैं कि 90 लाख से ऊपर लोग सिर्फ स्पेनिश फ्लू से मरे थे, जो युद्ध के बाद फैला था स्पेन में। 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद देखेंगे कि स्पेनिश फ्लू के अलावा बेहिसाब पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ों का विनाश हुआ। बहुत सारे भूदृश्य से तो बंजर ज़मीनों से भर गई। ये सब देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव के अतिरिक्त शांति समझौता हुआ। शांति समझौता प्रथम विश्व युद्ध को लेकर 1919 में
पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसे वर्साई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि में सभी को बुलाया गया, सभी ने आरोप जर्मनी पे थोपा और प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और जर्मनी पे प्रतिबंध लगा दिया गया, सेना को ले भी की भी, आर्थिक तौर पे भी, और उसके उपनिवेश उससे छीन लिए गए। ये सब शांति समझौते के तहत 1919 में हुआ। इसके अतिरिक्त बात करें तो आपका अगला प्रश्न इस यूनिट का बनता है, राष्ट्र संघ एवं शासनादेश प्रणाली क्या है, क्या सिस्टम था, ये सब चीज़ें। क्योंकि 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के बाद एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसका नाम था राष्ट्र संघ। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की उपज भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का संघ था, इसका नाम लीग ऑफ नेशन, और आज इसका वर्तमान नाम यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ आप कह सकते हैं। 1919 में इसकी योजना बनाई गई। पेरिस शांति सम्मेलन में 25 जनवरी 1919 को इसको स्वीकृति दी गई और घोषणा पत्रों के साथ 44 देशों ने इसकी शुरुआत की, लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ की। 31 राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे, 44 को बुलाया गया था। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ को पूरी तरीके से मान्यता मिल गई और 1920 से ये लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ काम करने लगा। पूरी दुनिया में युद्धों को रोकने के लिए बेसिकली इसे बनाया गया था। इसका खुद का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था, इसको प्रतीक चिन्ह 1929 के बाद मिला। इसने खुद का अपना एक चिन्ह बनाया और उस चिन्ह में कई जगहों पे एक जगह कोने पे निशान था लीग ऑफ नेशन लिखा हुआ, तो काफ़ी टाइम लगा इसे ध्वज बनाने में, शब्द चिन्ह वगैरह एक तरीके से कह सकते हैं। भाषाओं के तौर पे बात करें तो इसने फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश भाषाओं को मान्यता दी। हालांकि स्पेनिश ज़्यादा बोली जा रही थी तो उसको स्वीकार कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पे इनको चुना गया लीग ऑफ नेशन में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की संरचना सबसे पहले इसके 4 अंग थे। पहला था सचिवालय। सचिवालय की नियुक्ति अनुमोदन परिषद द्वारा होता था। इसमें 2 उप महासचिव और 1 महासचिव होते थे, कर्मचारी होते थे। पूरे साल में इसका काम चलता था। परिषद की बात करें तो ये कह सकते हो कागजी कामकाज करने के लिए इसमें 4 स्थायी और 4 अस्थायी थे। स्थायी इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, ये 4 स्थायी देश थे और हर बाकी जो अस्थायी थे उनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पे किया जाता था। ये इसका परिषद था। महासभा की बात करें, साल में कम से कम 1 बैठक करनी अनिवार्य थी और विश्व के तमाम देशों को यहाँ बुलाकर उनके बीच बातचीत, वाद विवाद, ये सब चीज़ों के लिए चुनाव था। यहीं से बाकी परिषदों के सदस्यों का चुनाव होना था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी था जहाँ न्यायाधीश वगैरह चुने जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप कहेंगे, नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। 1922 में राष्ट्रों के बीच के मामलों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया। तो देखिए ये सब लीग ऑफ नेशन में आप लिखेंगे। लीग ऑफ नेशन से रिलेटेड प्रश्न आए, राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ प्रश्न आए या शासनादेश से जुड़ा हुआ प्रश्न आए तो आपको ये सारी बातें लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब बातें रहीं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो शासनादेश व्यवस्था क्या थी, तो अनुच्छेद 22 के तहत इसने एक नियम बनाया कि जो देश उपनिवेश से आज़ाद हुए हैं वह देश लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत आएंगे और जब तक वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो जाते तब तक उन देशों को लीग ऑफ नेशन चलाएगा। मतलब सीधा सा, एक तो वो गुलामी से आज़ाद हुए, वापस से आप उसे लीग ऑफ नेशन का गुलाम बना दीजिए। ये था शासनादेश व्यवस्था और कुछ नहीं। 1919 में ये शुरू किया गया। ये जर्मनी के उपनिवेश छीन कर ऐसे किए गए थे, जिसके बाद इसे सभी उपनिवेशों पर लागू कर दिया गया और ये व्यवस्था उतनी उत्तम नहीं मानी गई। लेकिन लीग ऑफ नेशन की सफलताओं की बात करें, बेरोज़गारी, बीमारी, आर्थिक वृद्धावस्था, पेंशन जैसी चीज़ों के लिए काम किया इसने, लेकिन इसने बड़े कुछ खास काम नहीं किए। युद्ध की समाप्ति वगैरह के बाद थोड़े कुछ दिनों तक शांति बनाए रखा, निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ने के लिए देशों को राजी किया, ये सब चीज़ें कह सकते हैं छोटे मोटे काम ये कर पाया। ये इसकी ज़्यादातर तो असफलता ही रही क्योंकि ये बड़े युद्धों को नहीं रोक पाया, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, आर्थिक महामंदी को नहीं रोक पाया। ये तो इटली और चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड में छोटे मोटे युद्ध हुए थे उनको तो ये रोक नहीं पाया। शांति समझौते को कहाँ तक सही ठहराया जाए, देखा जाए तो राष्ट्र संघ ज़्यादातर तो असफल ही रहा और इसे ज़्यादातर चुनौतियां ही मिली क्योंकि इसे जिसने बनाया वो खुद इसमें नहीं आता था, अमेरिका इसकी मीटिंग्स में। निष्कर्ष में आप ओवरऑल लिख सकते हैं कि ये जो भी व्यवस्था रही वो असफल ही रही और अमेरिका का शामिल ना होना, अमेरिका द्वारा लीग ऑफ नेशन को प्रोत्साहित ना करना कहीं ना कहीं समस्या थी। और इस तरीके से आप अपने प्रश्न के आंसर्स दे सकते हैं। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। एक है आपका
प्रथम विश्व युद्ध, परिणाम और दौरान, और दूसरा आपका राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशन या शासनादेश प्रणाली। तो ध्यान रखें आपको ये सब बातें लिखनी है। ये आपका यूनिट 2 कंप्लीट होता है इतिहास का, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले आगे की यूनिट्स की वीडियो डालने के लिए। धन्यवाद।